जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि खेल जंक्शन एक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है और अक्सर हम उन खिलाड़ियों का इंटरव्यू आपके सामने करते हैं, उनकी स्टोरी आपके सामने लेकर आते हैं जिनसे आपको एक मोटिवेशन मिलता है, जिनकी स्ट्रगल स्टोरी को जान करके एक इंस्पिरेशन आपको मिलती है। लेकिन आज अलग हटकर बात करेंगे, हम बात करेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के, हम बात करेंगे स्पोर्ट्समैनशिप के, जहां पर देखा जाए तो स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हमको दृढ़ता मिलती है, हमको मजबूती मिलती है। चाहे वो शारीरिक रूप की बात करें, चाहे हम बात करें मानसिक रूप की, हमें हर तरीके से स्पोर्ट्स मजबूत बनाता है। स्पोर्ट्स ही वो एक जरिया है जिससे हम मजबूत हो सके, हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको झेल सकें, उनको बोल्डली उनका सामना कर सकें। और ऐसी ही जीते जागता हमारे सामने उदाहरण है सर रॉबिन हिबू, हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर हैं और अरुणाचल प्रदेश से आने वाले पहले आईपीएस हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, शुरुआत हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को लेकर के ही है, क्योंकि हमारा टाइटल, हमारा जो टॉपिक है वो आज इसी पर है कि जिस तरीके से कोविड-19 चल रहा है और हर जगह आप देख सकते हैं कि इम्यूनिटी की बात होती है, तो खेल एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपना मानसिक विकास तो करते ही हैं, साथ ही अपने शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, सबसे पहले तो देखो, जो कोविड जो प्रॉब्लम, जो समस्या हो रहा है, सिर्फ स्पोर्ट्समैन को ही नहीं, सारे दुनिया को, सारे देश को, सारे समाज को निचोड़ के रख दिया है। और अगर जो आ गया तो उसको हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना है, आ गया तो हम उसको संभालना भी सीखना है। और स्पोर्ट्समैन तो और भी, मतलब मैं मानता हूं कि जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है वो जिंदगी में जो भी मुश्किलें आए उसका हार जीत उसके लिए बराबर है। और इसीलिए इसी स्पोर्ट्समैन को रखते हुए अभी जो कोविड का समय में आपको यही मैं कहूंगा, मुझे मालूम है बड़ा दुख की बात है कि अभी कुछ बहुत ही कुछ रिपोर्ट आया, कुछ डिप्रेशन आया, कुछ इस तरह की जो नहीं होना चाहिए था, जो इस तरह की जो हो रहा है, जो अकेलापन लेके बाहर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये मैं कहूंगा कि देखो, जिंदगी में जब आप अकेले रहेंगे, समाज से नहीं मिलेंगे, आपको बहुत कुछ एक मौका मिलता है कि आत्म चिंतन करने के लिए कि हम कौन है, क्या है। और जो आप रही स्पोर्ट्समैन की, मैं मानता हूं यस, अगर आप घर में बैठेंगे तो लोग सिर्फ सोचते हैं कि स्पोर्ट्समैन सिर्फ बाहर जाके सिर्फ खेलने कूदने से, फुटबॉल, वॉलीबॉल या क्रिकेट, बैडमिंटन, वही स्पोर्ट्समैन होता है। नहीं, मानता हूं वो एक ओपन एरिया का स्पोर्ट्समैन है। घर बैठते बैठते भी आप बहुत कुछ स्पोर्ट किया जा सकता है। मैं दूसरों को तो मैं हवा में बात नहीं करूंगा, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। देखो, मेरी दोनों बेटी मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट है, स्टेट चैंपियन है, नेशनल में मेडल मिला है। अब इस लॉकडाउन के दौरान मुझे मालूम है, जो बाकी समय की जब पूरा आजादी था कि उधर जाओ खेल कूद के आ जाओ, दोस्तों को मिलता था। अब उनको क्या मैंने सलाह दिया कि अब तुम जो कुछ जो सीखा है घर के अंदर में, थोड़ा सा जगह है जहां भी है, तुम अपना उसको एक्सपर्टाइज प्रैक्टिस करा के उसको ठीक ठाक से करो, तुम ब्लैक बेल्ट है। और आप अपना कंट्रोल करने के लिए आप उसको एक क्या क्षमता प्रैक्टिस करना है। ब्रीथिंग हो, जब आप पंचिंग करते हो, जब आप किसी को आप डिफेंस भी कर रहा हो, किस तरह से करना है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप चाहे हो आप कराटी वाला हो, चाहे आप योगा वाला हो, चाहे आप बैडमिंटन वाला हो, चाहे आप दौड़ने वाला भी हो। अगर दौड़ने का भी मैं यही नहीं कहूंगा कि हर एक स्पोर्ट्स के लिए घर का अंदर में अगर आपका दिल में चाहत है, अगर आपका दिल में हो पॉजिटिविटी है, अगर हो आपके दिल के अंदर में, कोई बात नहीं, जो अच्छा दिलदार होता है, ये जो होता है और रेगिस्तान में अपना घर बना लेता है। ये कोविड तो क्या, तो इसीलिए आप उसी घर में, इसलिए मैं आपको कह रहा था, जैसा मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मेरे लिए वो पागल की एक दुनिया है। मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे खेलने नहीं मिला, ये नहीं कि हम रोते रहेंगे, नो, घर में मैं स्कीपिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, उसके बाद सर इसी पे एक सर सूर्य नमस्कार करता हूँ। सर वही मैं बता रहा हूँ कि हाँ, ये बताइए। मैं यही कह रहा था, आप सर मल्टीपल स्पोर्ट्स में रहते हैं और जिसके चलते आप दिल्ली में एज अ फिटेस्ट आईपीएस के रूप में आपको देखा जाता है। साथ ही आप योगा भी करते हैं, आप बैडमिंटन भी खेलते हैं, आप स्विमिंग भी करते हैं, आप स्कीपिंग भी करते हैं। बैडमिंटन में आपको राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार भी दिया गया। तो इतना सम
और साथ ही देश की सेवा में भी आप लगे हुए हैं, देश की सेवा में आप कार्यरत हैं, तो इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? देखो देखो मेरा ये मानना है, इंसान को भगवान ने बहुत ही सबसे कीमती उसको दान दिया, उसका शरीर। ये एक मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है। अगर इस मंदिर को अगर आप नहीं संभालेगा, गंदगी तो आएगा ही। तो इसको सही तरीके से रखना वो आपका फर्ज, हर एक इंसान का फर्ज है। हर कोई जन्म लेता है बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त होकर जन्म लेता है, लेकिन चलते चलते जिंदगी में वो अपना शरीर को ध्यान नहीं देते हैं। खेलकूद डजंट मीन सिर्फ फुटबॉल खेलना है, नहीं, तो उसको अपना शरीर को कैसा ठीक तरह से रखना, उसको ध्यान नहीं देते। आपने कहा कि मैं कैसा कर लेता हूं। एक तो है कि देखो, जो आदमी डिसिप्लिन है वो कोई भी कार्य कर सकता है। मैं आज अपना आपको इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे दवाई क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। एक टूटी कोई भी दवाई आज तक नहीं खाया। मुझे नींद नहीं आना क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। मैं बिस्तर आते मुझे नींद आ जाते। कारण मैं सुबह ठीक समय पे जागता हूं, रात पे ठीक समय में सोता हूं, बेकार की खाना नहीं खाता हूं, बेकार की चीज निगेटिव यहाँ में घुसने नहीं देता हूं। जो अपना कार्य है उसको दिल से करो, मन से करो, तन से करो, और सबसे बड़ी बात हमेशा पॉजिटिव रखना है। कोई भी मुश्किलें आए, मैं हमेशा सोचता हूँ ये भी गुजर जाएंगे। तो जो आदमी इस तरह रखता है, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे लिए बैडमिंटन एक पागल की दुनिया है, उसी से करता हूँ। और योगा करने के लिए आपको सारा फील की जरूरत नहीं होता है। एक अगर बिस्तर में भी आप कर सकते हैं, दरवाजा खुला लो। इनफेक्ट अच्छा रहता है कि आप इस मौका को पैदा उठा लो। मैं सबको यही नहीं बोलता, जो मुझे लोग अभी मेरी कुछ लोग को भी मैं वेबिनार में यही सेमिनार में बोला, दिल्ली पुलिस के लिए भी यही बोला कि अच्छा मौका आपको पता बताते हुए शिवा खुशी होगा कि हम दिल्ली पुलिस में अभी तो मेरा सिपाही के लिए जुम्बा डांस मैंने लगा लिया है। हम बोले सुबह में चलो हम योगा के बाद जुम्बा डांस करते हैं, सब लोग हंस के डांस करते हैं। तो इसका मतलब जब आप हंसते हैं, खेल कूद करते हैं, योगा करते हैं, उससे और आपको इम्यूनिटी बढ़ता है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी बढ़ता है। तो आपका मन को काबू में रखो, स्वास्थ्य पॉजिटिव थिंकिंग रखो, और जो भी आपको समय मिलता है उसको आप जहां भी आप रह रहे हो, चाहे एक ही रूम में भी रह रहे हो, स्कीपिंग करो। अगर थोड़ा जगह है तो थोड़ा उसमें चलो, पैदल बिना चप्पल का चलो। सूर्य तो सबके लिए है ना, उसको तो आपको मना नहीं है ना। सूर्य नमस्कार करो, विटामिन डी ले लो, बहुत कुछ किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये आता है शिवम लोगों में कि उसका एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है कि नहीं मुझे तो सीरी पोर्ट में ही जाना है, मुझे नेहरू पार्क में जाना है। ये नहीं होना चाहिए। जो अच्छा स्पोर्ट्समैन अच्छा लोग है वो अपना कहीं भी जाओ, मैंने शुरू में बताया, वो अपना दुनिया बना लेंगे। और एंथुसियाज्म जिसका पास है वो किसी को अच्छा स्पोर्ट्समैन है उसको दवाई खाना जरूरत नहीं पड़ता है। कितना सुबह पसीना निकलता है, इतना निकलता है वो खेलने के बाद में, दौड़ने के बाद में, योगा करने के बाद में, लगता है कि आप अभी अभी जन्म लिया जैसा लगता है। तो इसीलिए ये आपका ऊपर पे है, आप क्या सिर्फ सोते रहने दिल है, या आप उठ करके अपना शरीर को, अपना मंदिर को साफ सुथरा रखने में आप सक्षम है, वो आपके ऊपर है। हाँ शिवम सर, ये खेल की बातें हुई, आपने अपना जीवन का जिस तरीके से आप डेली लाइफ का शेड्यूल रहता है वो आपने बता रहे हैं, आप बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप सही में पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको आपसे मिल रहे हैं लोगों को। तो सर ये तो बात रही खेल की, अब हम बात करते हैं सर आपकी जर्नी की। क्योंकि एक कहते हैं, एक कहावत है कि जो झेलता है वही आगे चल करके खेलता है। और जिस तरीके से आपने इस पिच पे खेला है, जो झेलने के साथ साथ, वो सही में दर्शाता है कि आप जैसे लोग ही हैं जो जिनको देख करके हमारी जैसी जनरेशन और नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उनको एक मोटिवेशन मिलता है। तो सर ये जो अरुणाचल प्रदेश से निकलने का, आप पहले आईपीएस बने वहां पे, और उसके निकलने के बाद आप दिल्ली में एज अ स्पेशल कमिश्नर हैं अभी फिलहाल, और जो राष्ट्रपति भवन तक का जो सफर है, यूं ही इतनी आसानी से तो सब मिल नहीं गया होगा सर। तो उसके पीछे कितने उतार चढ़ाव आए सर, कुछ इन सब पे बातें करें तो आप। शिवम में आपको मैं एक बात अपने स्पोर्ट्स के जस्ट इससे पहले मैं एक छोटा सा आपको मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगा। जब मैं हमारा जहाँ घर है जो हिमालय में गांव में, मुझे पानी पीने के लिए, नहाने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर जा करके नदी से, छोटा नदी है उससे से हम झरनों में अपना बैम्बू का उसमें ले करके अपना बर्तनों में ले आकर के घर में ले आना पड़ता था। तैरने उड़ने का तो सवाल ही उठता नहीं। जब मैं आईपीएस के लिए नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में पहुंचा, मैंने पहले जिंदगी में पहले बार स्विमिंग पूल देखा, मुझे तो इतना प्यार आ गया। मैं उस 3 साल के दौरान में जब मेरे बाकी आईपीएस ऑफिसर लोग पार्टी कर रहे हो या बाहर में घूमने गया, मैं चुपके से उस स्विमिंग पूल में जा करके सीखता था। जब मुझे 4 गोल्ड मेडल मिला
वाह वाह जो वाह। 4 गोल्ड मेडल मुझे आईपीएस में मिला है, जी। तो मुझे मेरा स्विमिंग कोच ने बोला है, सर मुझे 2 बार मुझे मेमो मिला, वार्निंग मिला। तब उन्होंने मेरा डायरेक्टर को बोला है, सर ये लड़का अगर आईपीएस में नहीं आता, इसको और जवानी में अच्छा ऐसा जुनून पागल है होता तो शायद हमारा देश के लिए स्विमिंग में आज ओलंपिक ले आया होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, रुचि रखता है या आगे बढ़ना है, पागलपन तो होना ही पड़ेगा। वो पागलपन हो, जुनून, दुनिया सब भूल जाओ, उसी में करना, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मेरी कोम आपका सामने में है, हेमा दास आपका सामने में है, पीवी सिद्धू आपके सामने में है, सानिया नेहवाल आपके सामने। प्रॉब्लम है हमारा समाज, हमारा देश में खेलोगे कूदोगे होगे खराब, वो तो अभी जमाना बढ़ा। अब सरकार ने कितना कितना स्कीम बनाया। मेरी बेटी को मैं बताते, अभी अब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखने वालों को भी जानने दो। मेरी बेटी को मैंने क्लास 2 से ही कराटी सिखाने के लिए डाल दिया। सिखा करके कितने बार हाथ तोड़ गया, कितना बार मुंह में खून खून हो गया। मैंने बोला जब तक आप ये नहीं झेलेंगे तुम अभी चैंपियन नहीं बन सकती है। अब ब्लैक बेल्ट इतना छोटी उम्र में 9 साल में 8 साल में ब्लैक बेल्ट मिला, और दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से स्कॉलरशिप भी उनको मिल रहा है। अब लाखों स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो क्या ये अगर 7 साल तपस्या नहीं करता, 7 साल हर सुबह जाकर काम नहीं करता, नहीं मिलता, तो जितना भी आप देखने वाले, आपका चाहे जितना उम्र हो, खेलने के लिए कूदने के लिए कोई समय पाबंदी नहीं है। आप 80 ईयर्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तान में कि हम खेल कूद को बेकार समझता है, बोलता है कि ये समय की बर्बाद है। नहीं, समय की बर्बाद नहीं, ये तुम्हारा अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट। आप बताइए, मैं 50 साल का हो गया हूं, मैं एक दवाई भी नहीं खाता हूं, एक कहीं भी मेडिकल लीव नहीं लेता हूं, मुझे चीज भी आता नहीं। कारण क्यों? कारण मैंने इम्यूनिटी को इतना ताकतवर बनाया, अपना आपको इतना संभाला, इतना अपना हर नस नस को सुबह सुबह में करा करके आज मैं भगवान के आशीर्वाद से, हनुमान के आशीर्वाद से, जो भी बोलो, मैं तंदुरुस्त हूं। तो इसीलिए ये कहा, जो स्पोर्ट्समैन लवर स्पिरिट की जो बात करता है, सरकार को क्या पूछते? सरकार से तो सब कुछ स्कीम है, तुम लेते नहीं हो, तुम करते नहीं हो। सिर्फ बस जंक फूड खा खा के, खास तौर से नई पीढ़ी लोग जंक फूड खा खा के इतना डिस्फिगर हो गए इतनी छोटी उम्र में भी। तो इसीलिए जिनको आगे बढ़ना, स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है, स्कॉलरशिप है, आपको कॉलेज एडमिशन में मिलता है, नौकरी के लिए भी बहुत कुछ तुम्हारे इस पर रिक्रूटमेंट होता है। अब ओलंपिक के लिए कितना हमारा देश ने नाम किया है। सरकार ने खुलेआम आप सबको, जवानों को, जो खेल कूद करने वालों को स्कॉलरशिप दे रहा है। इसको लाभ उठाना है, तुम अपना आपको बाहर आना है। मेहनत तो सरकार तो आपको रास्ता तक, मैदान तक ले आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करना हो तुम्हारा बात की बात है, तुम्हारा तुम ही को करना पड़ेगा। अब रही बात मेरी जिंदगी की सफल, शुरुआत हुई एक महात्मा गांधी कस्तूरबा आश्रम। जो महात्मा गांधी ने 1945 में क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरुआत किया था बापू ने, उस समय में बापू ने आसाम में आया। आसाम के जितने लोगों को उन्होंने बताया कि देखो पहाड़ों में, हिमालय में हम नहीं जा सकता, मेरा उम्र हो गया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग में से कोई सेवा सेविका इस मुहिम पे मेरे साथ जोड़ो, पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों में जो रहने वालों को पढ़ाओ लिखाओ, देश के बारे में बताओ, आजादी के बारे में, आजादी संग्राम के बारे में बताओ, ताकि वो अच्छा नागरिक बने। ऐसे शुरुआत करके एक औरत ने, जिसका नाम गुनोबाई देव है, असम से, उन्होंने मेरे गांव में आया, अपना ट्रेनिंग गुवाहाटी में लेके, बापू का सेविका थी। उन्होंने आकर के मेरे गांव के बाहर, वहां से जो 4 किलोमीटर के करीब पे एक आश्रम खोली। पहले 2 थी औरत, बाद में एक दूसरे वाले बीमार हो गए, वापस चली गई। उन्होंने 20 साल हमारे गांव में जिंदगी, अपने जवानी कुर्बान कर दिया। एक ही अकेली जो उस गुरुकुल को चलाती थी, हमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स सब कुछ उन्होंने सिखाया। उसी से जिंदगी मेरा शुरुआत होता है। हम लोग तो क्या, पानी बिजली क्या होता है तो बाद में पता चला, क्लास 8-9 के बाद में बिजली थोड़ा आई, पानी भी नदी से लेके आता था। इवन इस आश्रम के लिए भी बिजली नहीं था, हम अपना जंगल से लकड़ काट करके ले आकर के शुरुआत वहीं से की। इस बापू के जो सेविका है, इस बापू वाली गांधीवादी जिन्होंने जो किया है, हम सबका दिल में भर दिया है कि मेहनत, देशभक्त, समाज सेवा, आज जो कुछ भी है, मेरा जो परवरिश, मेरा जो क्या कहते हैं ना, संस्कार, उसी बापू के आश्रम से शुरू हुआ। मेहनत करने का, ईमानदारी से अपना जो भी कार्य करने का शुरुआत की। क्लास 8 तक एक ही टीचर रही, इंग्लिश सब पढ़ाती थी। उसके बाद सरकारी स्कूल में पहुंचा,
उसके बाद में सरकारी कॉलेज में चली गई, उसके बाद में जेएनयू में मैंने एंट्रेंस पास किया। बहुत ही मुश्किलें था, अगर मैं कहूंगा तो मेरा एक आपको बताते हुए भी लगा कि मेरे लिए 2 पब्लिकेशन ने बायोग्राफी भी लिख रहा है, पब्लिकेशन मेरा जिंदगी के सफर को, वो अलग बात है, अगर बताऊंगा तो बहुत मुश्किल है जिंदगी था वो आया। तो जो कुछ भी आज में मेरा सफर रहा, एक तो इसका मकसद था कि आप बापू का सिद्धांत पे चल करके जिंदगी आगे बढ़ सकता है। दूसरा, मेहनत के सिवा और कोई रास्ता नहीं जिंदगी में आगे चलने की। तीसरा, डिसिप्लिन, अनुशासन। चौथा, सबसे बड़ी बात, अपना समाज और अपना देश के लिए तू जो कर सकता है करो। समाज तो बाद में आएगा, पहले तू खुद ही तुम बदलो तो भी समाज बदलेगा। यही सिद्धांत से मुझे आज तक सिर्फ राष्ट्रपति तक नहीं, राष्ट्रपति भवन तक नहीं, हम तो यूएन तक पहुंच गया, यूएन पुलिस कमांडर भी रह चुके हैं, और आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। मैं उम्मीद है कि मेरा सफर, मेरे जैसे लोग जिन्होंने बचपन के जिंदगी तकलीफ से, इसीलिए मैं सबको जो भी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाता हूं, सबको बोलता, अगर आप गरीब है, अगर आप बहुत पिछड़े जगह से अगर आप बिलोंग करते, चाहे पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, या कहीं देहात जगह हो जहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप इस जो मुश्किलें को आप पॉजिटिव वे में ले लो कि यही आप, और ऐसे आदमी जो आदमी बनता है वो अच्छा आदमी बनता है, क्योंकि उसे पता है जिंदगी क्या है, मुश्किलें क्या है, मेहनत क्या होता है। यस शिवम सर, मैं आपसे बात कर रहा था जब वो इंटरव्यू के लिए आपसे अपॉइंटमेंट ले रहे थे, तो आपकी इंटरव्यू मैंने यूट्यूब पे अलग अलग चैनल पे दिए हुए आपके जो अपनी बायोग्राफी, अपने जीवन के बारे में आपने बताया, तो सही में सर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे आपके बारे में सुन करके, क्योंकि मैं आपके दुख को उजागर नहीं करना चाहता, दोबारा वो खरीदना नहीं चाहता, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे दर्शकों के लिए कि इतना आसान नहीं है कि आप आज जहां हैं आप वहां तक पहुंचे। आपने डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना किया, आपने वो मुश्किलें झेली हैं, जिस उनसे ऊपर निकल कर आए हैं। तो सर कुछ बातें जो आपने अभी कट ऑफ कर दी थी, सर कुछ बताइए जरूर, क्योंकि मकसद हमारा यही है कि आपकी जैसी पर्सनैलिटी से लोग मोटिवेट हो, आपसे प्रभावित हो और अपने को आप जैसा बनाने की कोशिश करें। सर प्लीज। मुझे बहुत 8-10 जिंदगी में दुख भरी मेरे साथ अन्याय मतलब बर्ताव किया गया था। मैं उस समय में आंसू तो आया, रोया बहुत, कुछ दिन तक तो बहुत ही उदास रहे, लेकिन इस उदासी को, इस बेबसी को मैंने अपना जिंदगी का एक लक्ष्य बनाया। कोई बात नहीं, कल मैं इसको बदलूंगा, पहले मैं अपना आप को बदल लूंगा, और अपना आप को बदलने के लिए मुझे एजुकेशन अच्छा जो ना तालीम लेना जरूरी है। ये मकसद से मैं आगे बढ़ा। सबसे पहले मैं आपको आज भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, हमें आर्ट्स में जाने वाला आर्ट्स स्टूडेंट को, चाहे बीए, बीएस, बीकॉम को, समाज में हमें नीचे तरह से निगरानी से देखा जाता है, हमें कोई वैल्यू नहीं देता, मतलब ये तो बाबू बने। जब मेरा अपना घर से मेरा डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ, जब मैंने मेरा बड़ा भाई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में अपना एमबीबीएस के लिए जो वो एडमिशन के लिए जा रहे थे, सारे गांव वाला, मेरा चाची, मेरा आंटी, मेरा दीदी सब आए, उनको पैसा दिया, खाने दिया, कपड़ा दिया, उसको बस स्टेशन तक पहुंचाया, सबको उसको लगता है कि कोई राजा का बेटा जा रहा है जैसा उसको विदाई किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मुझे मेरा बारी आया 12वीं क्लास पास करके, मेरा साथ कोई भी नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो बाबू बनेगा, कोई तो आज का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। उस समय में तो कोई आईपीएस आईएएस का तो नाम ही नहीं था। दूसरा, जब मैंने स्टेट में 2nd रैंक आया, स्टेट क्लास 12 में, आज भी याद है, मेरे जो दीदी है, आज भी मैं उसको नहीं भूल पाया है, जिन्होंने जो मेरे बड़ा भाई को इतना प्यार किया, मुझे दिया तक तो कुछ नहीं, अच्छा जाओ बोल के भी बोला नहीं। दूसरा, जब मैंने मिठाई लेके गया, अपना बिरादरी का जो अफसर वाला है उनको मैंने मिठाई देने गया, अंकल भैया मैं स्टेट में नंबर 2 में आया हूँ, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मिठाई को लेते हुए मुझे चेहरा तक नहीं देखा, अच्छा है बाबू बनेगा, ये सब आज भी मेरा कान में गूंज रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, बाबू बनेगा, बाबू सुबू बनेगा। यही एक्चुअली सर आपका टर्निंग पॉइंट था। ये और भी है। दूसरा, जब मैं 5वीं क्लास में से मेरे डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 सिलेक्शन हुआ, रामाकृष्ण मिशन स्कूल, नरोत्तम नगर, अरुणाचल में मुझे सेलेक्ट किया गया। आई वाज नंबर 1, एक नंबर में सर्वप्रथम आया था। उसमें जब मुझे लेके गया,
जो वहां ले जाने का मैं वो 3 महीने बहुत खुश रहा, इतना अच्छा स्कूल, सब कुछ ठीक ठाक एकदम, खाना पीना ठीक ठाक, बिजली लाइट पानी नहाने का, मुझे तो लगता है कि मैं जन्नत में आ गया। लेकिन मुझे 3 महीने के बाद में मुझे वहां के एक मंत्री का बेटा को एडमिशन दिलाने के लिए मुझे वहां का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि पिछला साल तुमको देखा जाएगा, मुझे वहां से हटा दिया गया था। बहुत रोया मैंने, सिर्फ स्वामी जी को वही बोला कि मुझे क्या कारण है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगला साल लेके आएंगे। मेरा बात नहीं सुना, मैं सिर्फ उस स्कूल से एक ही सिर्फ टी शर्ट रामाकृष्ण मिशन का, उसी टी शर्ट को मैं चुप करके मैंने लेके गया। उसको मैं 7 साल तक रखा। जब मेरे गांव में आग लग गया था तो वो जल गया, नहीं तो मैं आज तक उस टी शर्ट को रखता, क्योंकि वो मेरा बहुत ही, मुझे आज भी मेरा दिल में चुभता है कि क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, कोई ब्यूरोक्रेसी कनेक्शन नहीं था, कोई बड़ा आदमी कनेक्शन नहीं था। इसलिए मुझे वहां से हटा करके एक पॉलिटिकल मंत्री का बेटा को एडमिशन दिलाने के लिए मुझे हटा दिया गया था। तीसरा, जब मैं दिल्ली में आ रहा था जेएनयू पढ़ने के लिए, मुझे इंटरव्यू, मुझे गुवाहाटी में एंट्रेंस जब पास हुआ, मुझे ब्रह्मपुत्र मेल S7 सीट नंबर 17 आज भी याद है। जब मैं उसको बहुत खुशी से इंटरव्यू, मैंने अपना बॉक्स को लेकर के अपना रेल में आ गया। मुगल सराय में मुझे 7 फीट लंबा लंबा फौजी लोग आया, मुझे बोला बहादुर तुम हटो यहां से, और मेरा सामान को मेरा बाथरूम का वो सामने में रख दिया। मैंने पूरा चिल्लाया चीखा, ये मेरा टिकट है, ये है वो है, और इवन ट्रेन का चेन को भी खींचने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे वो करने नहीं दिया। पूरा जलील करके मुझे बाथरूम में रखा गया। सारे रात में सो नहीं पाया। जहां पे फौजी होता वहां तो कोई पुलिस भी नहीं आता, टीटी वाला भी चेकिंग करने नहीं आता है। मैं अकेला रोते रही, सोचा कि इनको बदला ले लो, एक को मैं गिरा दूं, ये करूं वो करूं, लेकिन कहीं मेरा दिल में आत्मा में मेरा हाथ में ये आया कि जो मुझे बापू के आश्रम में सिखाया गया, कोई बात नहीं, तुम अगर कोई गिर के उठ करके जिंदगी में तुम्हारा जो आज हुआ और किसी के साथ नहीं होना है, अच्छा चीज मेरा दिल में आया, कोई बात नहीं, मतलब अपना आंसू पहुंचा, उधर ही रहा। आज भी याद है उस बाथरूम का सामने में दिल्ली पहुंचा, उन लोग हंसते रहे, शराब की जो भी हो, अपना जो वो करना, जो पीना वो पीना, वो अलग बात है, वो भी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। क्या मैं चेहरा अलग देखता, इसीलिए मुझे बहादुर बोल करके अपना उसमें रख लिया, क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? ये सब सारा मेरा सवाल मन में उठ रहा था। अरे हम भी तो पढ़ते थे कि इंडिया हमारा देश है, हम सब आजादी के सेनानी। मेरे गांव से भी, हमारा अरुणाचल से भी महमूद जामो ने, कैप्टन विलियमसन और पॉलिटिकल ऑफिसर ग्रेगरसन को जब आजादी पासीघाट में उन्होंने ब्रिटिश का झंडा फहराया, उनको भी अपना आजादी की लड़ाई में उन्होंने भी शहीद हो गए। हमारा उस तरह से भी बहुत लोग कुर्बान किया, तो हमें क्यों इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? मतलब इस तरह की मतलब बहुत दिल में साथ आया। उसके बाद दिल्ली में बहुत दिल दुख भरी होकर के पहुंचा। पहुंचने के बाद में दिल्ली पुलिस वाला एक मिला, मोटा सा पेट निकला हुआ, बोला भैया यहाँ से कौटिल्य मार्ग चाणक्यपुरी कहाँ है रास्ता? ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे लगता है कि कोई कहीं एलियन या कोई ऐसा जानवर जैसा मुझे देखा कि बोला है उधर जाके पूछ लो। मतलब इतना बदतमीज से, एनीवे मतलब इतना बेरहमी, मतलब तुम्हारा दिल में कोई ये नहीं है कि अरे बेचारा दूर से आया होगा, कहीं होगा। मैं सेंसिटिव, इस बात को मैं अभी भी दिल्ली पुलिस में जब भी मैं सेंसिटाइज करता हूँ, सबको मैं संपर्क सवाल लेता हूँ, ट्रेनिंग में प्रिंसिपल भी रहा हूँ, सबको यही बताता हूँ कि आपका सब कितना वैल्यू है, लोगों को थोड़ा ध्यान देना, अच्छा से बात करना, कितने इसको मन को प्रभाव पड़ता है। आज भी मेरे दिल में वो याद है, कोई शर्मा नाम था लिखा हुआ। उसके बाद में वो तो छोड़ो, बाबा में पहुंचा, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, कोई बुकिंग नहीं था। मैंने सुबह 7:30 बजे पहुंचा, रोकता रहा, 9:30 बजे पे रेसिडेंट DRC कोई मजुमदार नाम आया, बोला कि सर मैं JNU का, ये मेरा अभी एंट्रेंस का ये आया, इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ, मुझे सीट नहीं चाहिए, मुझे कहीं थोड़ा सा रहने के लिए मुझे 1 सप्ताह के लिए दे दीजिएगा। उन्होंने बोला कि कहीं जगह होगा है नहीं, तुम रुको। सारा दिन रुकता रहा, भूखा प्यासा, वेटिंग रूम में अपना बॉक्स को, एल्यूमिनियम का बॉक्स को पकड़ते हुए सारा दिन रुकता रहा। रेल में जलील होके आया, फिर यहाँ भी सारा दिन इंतजार करता रहा। कोई पूछने की तो बात नहीं, खाना खाता रहा, उन लोग नेता लोग आता रहा, चाय पानी पिलाता रहा, कोई बात नहीं, सारा दिन बीत गया।
भूखा प्यासा, शाम का समय 6:30 बज रहा था। तो ये आदमी मिस्टर मजूमदार बाहर आ रहा था। मैंने बोला कि सर मेरा क्या हुआ? तो उन चौकीदार को पूछा कि जगा हुआ तो नहीं, कहाँ रखेगा? उन चौकीदार ने, जिसका नाम यादव था, उन्होंने सारा दिन मुझे देख लिया था। बेचारा सुबह 7 बजे आया, अब 6:30 हो गया, कहीं बाहर भी नहीं गया, एक बूंद पानी तक नहीं पिया। उन्होंने शायद मुझे मेरा हालत को देख करके दया आया होगा। उन्होंने बोला कि सर रूम तो नहीं है, लेकिन नीचे में एक गोदाम है जहाँ पे आधा सब्जी है, आधा थोड़ा खाली है, उसमें अगर ये स्टूडेंट अगर चाहे तो सो सकता है। होगा पड़ के उसको करके कुछ मुझे बाद में नहीं कर निकाल गया। तो वो यादव ने, उन्होंने चौकीदार ने मुझे नीचे गोदाम में ले गया। आधा में प्याज था, आधा में आलू था, पंखा भी नहीं था, एक सीलिंग फैन भी नहीं था, एक छोटा सा वो रेलिंग जैसा जो है ना, तो हवा आने वाला वो था, जिससे कि हवा आ सके। बस उस रात को उसी को साफ करते हुए न्यूज़पेपर लगा के वहीं सोया। रात को जब मैं बहुत थक गया था, शाम का समय थोड़ा सा रेहड़ी वालों से 2-3 रोटी लेकर के, एक बिस्लरी पानी लेकर के पी करके, जहाँ ड्राइवर लोग नहाते वहीं नहा वहा करके हम अपना उसी गोदाम में सोने चले गए। चले जाने के बाद में फिर हम रात को, जो मैं बहुत थक गया था, बहुत नींद भी आ गया था, रात 12 बज गया था, बहुत आवाज आ रहा है, बहुत जोर जोर से आवाज है, गाना की आवाज, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री, इंग्लिश गाना, इतना जोर से कि मैं सो नहीं पाया। तो उठ करके मैं दूसरा चौकीदार आया, उसको पूछा कि ये चाचा ये क्या हो रहा है? बोलता कि ये पीडब्ल्यूडी का मंत्री का बेटा का जन्मदिन है, इसलिए बर्थडे मना रहा है। पूरा मनाता रहा 4-5 बजे तक, नहीं सो पाया। और आज भी जब ये गाना गाते, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री, मुझे उस दिन को याद आता है कि हम गोदाम में सो रहा था, आलू सामने में था, प्याज सामने में था, और ये गाना इतना जोर से मैं डिंग डिंग करके लगता है कि मेरा वो रूम जो है फटने वाला है। कोई बात नहीं, ऐसा करके जिंदगी बस निकल गया। चलते चलते बस, जब हम जेएनयू में पढ़ रहा था, जीयू में भी हम रहा, तो जीयू में भी रहा। मैं कभी भी जिंदगी में बाहर फिल्म देखने नहीं गया, कभी भी बाहर में खाना खाने नहीं गया, दिल्ली में कभी घूमने नहीं गया। 3 साल आधा बस हॉस्टल में रहा। जब समर आता था, बहुत गर्मी होता था, अपना रूम में 5-6 बकेट डाल करके बंद करके फिर वो कूल हो जाता था, एयर कंडीशनर, उसी में हम लोग समर में घर नहीं जा करके पढ़ते थे। और आज भी मुझे याद है, जब हम रिसर्च कर रहा था जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल में, जो अभी 3 मूर्ति में, वहां जाकर के हम लोग जो वो पढ़ने जाता था, जो रिसर्च डिजर्टेशन करने के लिए, एमपीएम मैंने सोशियोलॉजी में अपना वो किया हुआ था, तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्यूरिंग फ्रीडम एंड फ्रीडम, इससे पहले रिसर्च करने के जो जाते थे, और बाकी लोग भी जाते थे, बहुत लोग हमारे जेएनयू से अपने डिजर्टेशन करने के जाते थे। लेकिन मैं भी जाता था उसमें 46 डिग्री में, सुबह में एक 3 ब्रेड और एक लाल सा वो जो अपना वो जो है ना वो लगाने वाला, और एक अंडा, एक बिस्लरी पानी प्लास्टिक में बांध करके अपना बैग में लगा करके चल लेते थे। मेरा सारा साथी लोग बाहर में सब यामाहा मोटरसाइकिल लेकर के, पिज्जा सूजा ये वो, हम तो, मेरा पिताजी तो खेती करता था, इतना पैसा तो हमें दे नहीं पाता था, तो मैं तो बाहर ना ही खा पाता था। तो उन लोग जब चले जाते थे 1-2 बजे के बीच में खाने के लिए, पिज्जा वुजा बाहर में गाना वाना सुन के, म्यूजिक सिस्टम लगा करके, मैं कोने में जा करके, चुपचाप से कोने में जाके वो 3 ब्रेड को प्लास्टिक से निकाल करके, एक अंडा को फटाफट जल्दी खा करके, अपना बिस्लरी पानी जेएनयू से लिया वाला को पी करके फटाफट करा के मेरे लिए, हम फिर आकर के अपना प्रायोराइज करता था। कोई शर्मा नाम था लाइब्रेरियन वहां पे, उन्होंने मुझे 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, ये लड़का तो हर रोज आ करके किसी के साथ बाहर जाते भी नहीं, अपने कोने में खा के। एक दिन उन्होंने मुझे मेरा कोना में खाते हुए देख करके मुझे, बेटा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम्हें, क्यों बाहर नहीं है? मैंने बताया नहीं अंकल, हम ठीक है, यही ठीक है, ठीक है। उन्होंने मेरा दर्द को समझ, मेरा बेबसी, मेरा लाचारपन को समझ लिया। बोला आज तक मैंने इतना डेडिकेटेड लड़का नहीं देखा है बेटा, आज से तुम जो भी तुम्हें किताब चाहिए तुम ले लो, मुझे मेरे नाम मैं तुम्हें देता हूं। उन्होंने मुझे 5-6 जितना जो रिसर्च किताब था मुझे उसका नाम पे देके बोला कि बेटे आज के बाद तुम मत आओ, यहाँ जेएनयू में बैठ करके अपना पढ़ाई करो
और आगे बढ़ो। जब मैं आईपीएस बन गया, सबसे पहले मैं खुशी के मारे मिठाई शर्मा जी को हम देने के लिए भाग के आया। अपना 615 जो जेएनयू का बस है उसको हम पकड़ते हुए आया। 1 साल के बाद में जो वो मिठाई लेके उस ऑफिस का जो सामने में जब आया तो मुझे चौकीदार ने बताया कि सर वो तो गुजर गया है, उसको एक मिठाई भी नहीं खिला सके। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उनका प्रेरणा, उनका प्यार, उनका जो मुझे सपोर्ट था। तो ऐसा करके बस जिंदगी निकालता गया। अभी जो कुछ भी किया, इवन एनजीओ भी इसलिए खोला है कि ताकि मैं लोगों को गिव बैक, समाज को मैं दोबारा क्या वापस दे सकूं। और आज मैं अपना घर को भी अपना बापू के नाम पे मैंने दान कर दिया है। उसमें लाइब्रेरी चल रहा है और उसमें एक छोटा 4 रूम में ये जो है ना एक मेडिकल भी चल रहा है, हेल्थ क्लिनिक भी चल रहा है। 9 गाँवों को दवाई देते हैं। तो ऐसा करके बस जिंदगी चल के आज तक भगवान ने मुझे साथ दिया है। और जो कुछ हो सकता है मैं अपना जिंदगी में, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे करके, जब पहले बार आईपीएस मिला, बापू का राजघाट में गया, प्रणाम किया कि आपका आश्रम से जिंदगी मेरा शुरू हुआ, आज आपने मुझे इस काबिल बना, आशीर्वाद दिया। अभी जो मैंने एडिशनल डीजी बना, स्पेशल कमिश्नर बोला, तो भी सबसे पहले मेरा बापू का सामने में मेरा ये अशोक चिन्ह और इसको लगा करके उससे आशीर्वाद लेकर के आगे का सफर भी जो अपना समाज के लिए, देश के लिए जो बापू ने सिद्धांत दिखाया, उसी का मार्ग पे चलते रहूंगा। बस ये और भी बहुत कहानी है मेरा, वो बायोडाटा में आपको सारे मिलेंगे। बहुत बड़े आईपीएस ट्रेनिंग में भी बहुत ऐसा हुआ, बहुत कुछ हुआ है। ये मेरा कुछ बहुत ही दर्द भरी जो बात जो है ना मैं आपको जब नहीं सर, हमारा मकसद खाली इतना नहीं है कि हम एक स्पोर्ट्स पर्सन से बात करें, या हम चाहते हैं कि हर इंसान के अंदर, चाहे हम ही खुद क्यों ना हो, हमारे अंदर भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, जिससे कि हम आगे आने वाले संघर्षों से लड़ सकें। सर, आपने अपनी जिंदगी को हर मोड़ पे संघर्ष करा और बड़ी बेबाकी के साथ आपने बताया। तो सर, अभी आपने बात करी एक एनजीओ की। सर, आपका एक एनजीओ है हेल्पिंग हैंड्स के नाम से, तो वो कैसे वर्क करता है, क्या उसका किन किन एरियाज में वर्क करता है और कैसे लोगों की हेल्प करता है सर? शिवम, ये जो हेल्पिंग हैंड है, जब मैंने देखा कि एक आईपीएस होने के नाते, अपना सरकारी मुलाजिम होने के नाते आपका एक लिमिटेशन है, कुछ चीज लिमिटेशन, आप कुछ उसके दायरे आप नहीं जा सकते। अगर आप एक एनजीओ रजिस्टर करके सरकारी जो नियम के मुताबिक अगर एक रजिस्टर होता है तो आप बहुत कुछ समाज सेवा कर सकता है। तो बियॉन्ड द कॉल ऑफ दैट, तो ये जो एनजीओ है, ये हेल्पिंग हैंड का नाम पे जो है, ये बेसिकली वर्चुअल एनजीओ है। मेरे साथ में बाकी नॉर्थ ईस्ट का आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, फॉरेन सर्विस और जो कामयाबी अभी जो मिला है उसको जिंदगी में नॉर्थ ईस्ट से, दिल्ली से भी है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा 3 मकसद है। इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर नॉर्थ ईस्ट। लोग कहते हैं कि रोबिन, तुम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बोल के क्यों, तुम्हारा क्या सारा बाकी हिंदुस्तान तुम्हारा देश नहीं है? मैं उन्हें ये बताता हूँ कि देखो भाईजान, जब उस पहाड़ से, हिमालय से जब आते हैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में, हमारा देश इतना बड़ा है कि इतना डाइवर्सिटी है कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या ये हिंदुस्तानी है या नहीं। हमारा रहन सहन अलग है, भाषा अलग है, खान पान अलग है, कल्चर अलग है। हाँ, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि ज्यादा तरफ में जो उसके लिए भी ऑलरेडी बहुत कुछ सरकार अटेम्प्ट कर ही रहा है। तो एक तो है क्या कहते हैं स्ट्रेंज, जो वहां से आते हैं, तो हम एक अलग सा जगह में, अलग जगह में अपना देश है मानते हैं। हम फिजिकली दूर है लेकिन साइकोलॉजिकली दूर नहीं है। लेकिन जब फिजिकली दूर हो जाता है तो आपको आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। लोगों को आज भी कभी कभी हम बिना वर्दी में चले, लोग बोलते हैं कि सर आप कोरिया का है क्या, आप नेपाल का है क्या, मैं हंस के टाल देता हूँ। सबको यही बोलता, हाँ मानते हैं हमें कुछ लोग बड़ा जलील कर ये करता वो करता, सबको ये बोलता है कि यार इसे क्यों आप ध्यान देते, ये तो नहीं मालूम है। जो नहीं मालूम है उसको आप गुस्सा करके क्या करना है? क्योंकि अगर आप पढ़ा लिखा आदमी करता तो ये सरकार हमें सपोर्ट दे रहा है, सब कुछ है, इतना हमारा मंत्री है, ये है, वो तो सब कुछ लो है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप इग्नोरेंट आदमी, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे दुकानी हो, कोई भी अगर तुमको चिंकी बोले, ये बोले, दिल तो दुख तो लगता है। लेकिन उनको, जैसा मैं मेरा एग्जाम्पल देता था, जब हम भी देखो एक बार हम अपना
सेकेंड हैंड कपड़ा हमेशा लेता था। चोर बाजार जो है ना, जो रेड फोर्ट का बगल में हमें बहुत बड़ा चोर बाजार बोलते हुआ करता था, उसमें जब जाते थे हम लोग को भी बोलता था चिंकी उंकी, अरे दाजू इधर आओ, ये आओ, बड़ी मतलब जिसका जो काम करने का जो शक्ति नहीं है वो बड़ा भड़क जाएगा। तो मैं क्या करता था शिवम, एक भारत का एक मैप को लेकर के उसको मैं हंसते हुए दिखाता था, चाचा आप ये देखा, बोलता हाँ देख, अरे तुम हिंदी भी बोलता है, हाँ चाचा ये देखो, ये आप देखा नहीं आसाम है, ये देखो नागालैंड, ये अरुणाचल है। तो उसका दिल में उसको मतलब मैं दिल प्यार से जीत लिया। एक तो मैंने उसको अच्छा से हिंदी से बोल दिया, दूसरा मैंने उसको दिखाया देखो ये दिल्ली है, ये कलकत्ता है, ये गुवाहाटी है, इसका ऊपर में देखो ये चीनी है, ये अरुणाचल, यहाँ पे जो 62 नेफा के नाम आपने सुना होगा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि मालूम है घर में भी तू मैं तो होता ही है, घर में भी तू भाई भाई में होता है। तो हमारा देश इतना बड़ा है, तो इसको इतना बड़ा छोटा इसको बड़ा इशू मत करो। आप जो नहीं जानते, आप चाहे मुंबई दिल्ली में हो, आप एक एम्बेसडर हो, उनको समझाओ, उसका दिल को प्यार से जीतो, नफरत से नहीं। जैसा मैं करता था, हमेशा मेरे को छोटा सा मैं ले जाता था, जो मुझे बोलता है रिक्शा वाला जी, हाँ वेयर आर यू गोइंग टेल मी, मुझे सोचता है कि मैं हिंदी नहीं जानता, बोलते काका मुझे बस JNU जाना है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, आपने कभी नेपाल सुना, मतलब तो उससे मेरा दिल भी भर गया, उसका दिल मेरी प्यार आ गया। मुझे तो बहुत बार ऐसा हुआ, रिक्शा वाला ऑटो वाला ने, अरे यार ये तो अपना ही है, तो मेरा भाड़ा भी आधा करके कम कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुश्किलें तो है, और ये जो है ना मैंने तो बहुत आगे बता दिया, डिस्ट्रेस असिस्टेंस। सेकेंड इज यूथ एम्पावरमेंट। हम मेरा मानना है इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें युवाओं को पकड़ना है, उन्हें आशा देना है, होप देना है, उसका दिल में जगाना है कि हाँ आप आने वाला कल की बुनियाद है, आप सब कुछ करते, ये देश तुम्हारा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा जो कैपेबल, जो इग्नाइटेड स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट को उसको हम पकड़ते हैं, उसको हम IAS के लिए, बैंकिंग के लिए, IIT के लिए, डॉक्टर के लिए हम स्पेशल कोचिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशन में दिल्ली में देते हैं। अब तक हमारा 475 हम लोग चुन करके लेके आकर के हम स्कॉलरशिप, बाजीराम दे रहा है, ALS दे रहा है, ये करा के करते हैं। देन थर्ड पॉइंट एमएससी एक्सटेंशन के बाद में वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि, तो इसीलिए हमें आई एम एक्टिंग लाइक ए ब्रिज में अपना उस आप जो पहाड़ों का जो स्टेट है और जो मेनलैंड भारत है उसका बीच में, देखो हमारा देश में हम भी है। अब देखो पहले जब DCP हुआ करता था, मैं पहला DCP हूँ जो डिस्ट्रिक्ट में लगा दिल्ली में, तो मैं सोचा कि ये लगता है कि कहाँ से आया, जो आपको नीचे वाला जन, आज देखो कोई सोचता नहीं ये भी अरुणाचल का है, सबको मालूम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अपना वालों को नागालैंड में, अरुणाचल में ये बताता है कि ये तुम्हारा देश है, तुम जहां भी बसेरा तुम नौकरी कर रहा हो, चाहे मुंबई दिल्ली में हो, उस जगह को अपना लो, उस जगह का कल्चर को, सिविलाइजेशन को, उसका फेस्टिवल को, उसका जो संस्कृति को अपना लो। अपना को भी रखते हुए उनको जोड़ो। जब तुम क्रिसमस मनाते उन्हें भी बुलाओ, जब वो होली मनाते तो तुम भी पार्टिसिपेट करो, तुम भी हिंदी सीखो, तुम भी मराठी सीखो, तुम भी तमिल कन्नड़ सीखो, तुम भी हरियाणवी सीखो, तुम भी पंजाबी सीखो। तो ये जो हम जोड़ने वाली बात थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फेसबुक, थ्रू रेगुलर इंटरेक्शन विद कैंपिंग, हम बॉर्डर ना रोज कैंप करते हैं थ्रू द व्हाट इज करियर गाइडेंस और सो फोर्थ। देन हमारे पास में शिवम एक ब्लड बैंक है दिल्ली का, जो है ना जितना भी नोटिस आता है हम हर समय में ब्लड देता है, किसी को भी ब्लड जरूरत है हम दे देता है। छोटा हम अपना मरा हुआ आदमी को बरियल भी करते हैं, फ्री फ्लाइट में डेड बॉडी को भी ले जाते हैं। आखिरी आहुति जो हमने नाम दिया है, आखिरी आहुति जो अपना जो ना जो अपना 2 एयरलाइन जो है ना जो हमें जो दे रहा है, इंडिगो एंड दिस वन विस्तारा एंड अदर्स। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है ना ये एक जोड़ने वाला एक संस्था है भारत देश और अपने उस पहाड़ी में। बिकॉज मेरा मानना है हिंदुस्तान में दो भाग है, आप माने ना माने। एक तो है इंडिया वाले, आप लोग जैसा दिल्ली में मुंबई में रहने वाला, अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी घोड़े ओढ़े पहनता है। हम जैसे देहात से, गांव से, पहाड़ से आने वाला जो हमें खेत करता है, हमें झरनों में पहाड़ों में करने वाला, तो बहुत ही फर्क है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया और भारत एक है, लेकिन हालात ने, समाज ने, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ने ये बदल दिया। तो हम इस इंडिया वालों
भारत वालों को इंडिया वालों के साथ मिला के, ताकि इंडिया वाले भी वहां जाके उनके लिए मोहब्बत की पैगाम भेजे और भारत वाला भी यहाँ आके इस मोहब्बत के पैगाम को हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में हमें हाथ बढ़ाए। ये हम काम कर रहे हैं। सर वैसे भी कहा जाता है हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों, हर कुछ दूरी पे भाषा चेंज हो जाती है, और विभिन्नताओं में एकताओं वाला हमारा जो देश है, जिसकी मिसाल विश्व में दी जाती है। तो आप जो बहुत ये हेल्पिंग हैंड्स के थ्रू जो काम कर रहे हैं अवेयरनेस का, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आपने बात अभी कही, ये काफी बार घटनाएं हुई हैं ऐसी, हमने भी खुद देखा है। लेकिन आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, जैसे अभी आपने बताया रिक्शे वाले से आप खुद अपने आगे बढ़ करके बोलते हैं कि हाँ देखो ये इंडिया का नक्शा है और मैं इंडियन हूँ, तो ये इतनी शालीनता से, इतने मुस्कुरा करके, ये जो आपके संस्कार, जो बापू के संस्कार जो आपको मिले हैं, जिसको आज तक आप फॉलो करते आए हैं। सर एक आपने घटना का जिक्र किया जब आप एडमिशन लेने जा रहे थे और किसी पॉलिटिकल लीडर के लड़के का एडमिशन हो गया, आपका नहीं हुआ। ऐसे ही स्पोर्ट्स की अगर बात करें, काफी यंग टैलेंट ऐसा होता है जहां पर देखने को ये मिलता है कि कुछ जो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी होते हैं उनके बच्चे, या कह लीजिए जिनकी जान पहचान है, जिनके अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, जो हाईली, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो और जिसके चलते यंग जो टैलेंट है हमारा वो पीछे रह जाता है, या तो कह लीजिए अवेयरनेस की वजह से, या कह लीजिए पुअरनेस की वजह से, लेकिन यंग टैलेंट हमारा सामने नहीं आ पाया। तो ऐसे में सर क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप? देखो, मुश्किलें, सर मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स पार्शियलिटी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स के बारे में, चाहे डिस्क्रिमिनेशन आम जिंदगी में हो या स्पोर्ट्स में, मैंने भी पढ़ा है, देखा है, अखबार में आते हैं, कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि ये कभी कभी ऐसा इस तरह की जो है ना वो न्यूज़पेपर में आ जाते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि देखो, जब तक आप इस तरह की जिंदगी में ऐसा अगर हो भी जाता है तो उसको आप बेबसी महसूस नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करते रहना है। आप देखो मेरे बेटे, आप देखो किसी में सेवा नहीं करना, नॉट एट ऑल। मैं मानता हूं अगर इस तरह के बात होता है तो ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन आप उसको चुप नहीं रहना है। अगर ऐसा है तो देयर आर चैनल, स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, एमएलए है, मंत्री है, इवन हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना, अभी देखो सबको हमेशा इतना ओपन, सबसे आइडिया लेते हैं, अपना सबसे जो ना सबसे सिटीजन से पूरा का पूरा संपर्क में, पूरा का पूरा उसका ट्वीट है, ये है वो है, तो आप चुप नहीं रहना है। अगर कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं तो एक कानून, एक रखवाला होने के नाते, अगर आप चुप रह गया तो इसका कारण आप ही उस पाप को, उस क्या डिस्क्रिमिनेशन को, उस पक्षपात को आप बढ़ावा दे रहा है। अगर हो रहा है तो आप जरूर शिकायत करना है, जो होगा देखा जाएगा। और अगर स्पोर्ट्समैन कभी भी हार जीत हो उसको हमेशा लाइट स्पीड में लेता है, एक तो शिकायत करना है पोलाइटली इन ए चैनल, नंबर 1। नंबर 2, आप इसके कारण हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत कभी नहीं हारना है, क्योंकि एक दिन ना एक दिन, कभी ना कभी हो, तो हमेशा एक आदमी तो हमेशा नहीं रहेगा। और जो अच्छा चमकता है, जो अच्छा खिलाड़ी है, वो तो कहीं ना कहीं हर एक कॉम्पिटिशन में उसका साइन होगा ही होगा, तो समाज उसको टेक नोटिस करेगा ही करेगा। अब मेरी कॉम का फिल्म में भी आपने देखा क्या हुआ जी, और आपने देखा उसमें जो है ना क्या बोलता है, जो है ना जो पोपट वाला जो है ना, एक हिंदी फिल्म जहाँ जो अपना दोनों सिस्टर ने जो अपना फिल्म बनाया था, हरियाणा के दोनों बहन, दंगल, उसमें भी मैंने इस तरह की बात तो देखो, इवन वो तो हर जगह में है, इतिहास गवाह है, पुराना भी है, तो इसको एक जिंदगी के हिस्सा मानते हुए, पॉजिटिव वे लेते हुए, कोई बात नहीं बोलते कि आप आगे चलना है, दुख भरी घटना है। एंड अभी मुझे पूरा विश्वास है सरकार इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना अभी देखो इतना स्कीम लेके आया है, अभी इतना अच्छा हमारा वाइब्रेंट अभी हाई एक्टिविटी चल रहा है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। आई थिंक देयर शुड बी नो स्कोप फॉर दैट नाउ। सर एक ये भी बात देखी जाती है अक्सर, जैसे जो प्लेयर्स हैं मेडल्स लेकर आते हैं, मैं इसमें क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट कुछ अलग ही लीग है। मैं बात कर रहा हूँ अदर स्पोर्ट्स की, जैसे जो यंग टैलेंट है वो मेडल लेकर के आते हैं, उनको जॉब भी मिल जाती है, और काफी जगह ऐसा देखा गया है कि वो मायूस नजर आते हैं और काफी स्ट्रगल उसके बावजूद उनको दुनिया भूल जाती है। तो
मतलब उनका जो, हम ऐसा क्यों होता है कि जब आप मेडल लेके आ रहे हो तभी आपको पहचान दी जा रही है, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाती है। आप अब फिलहाल ऐसा होने लगा है, लेकिन पुराने जो हमारे वेटरन प्लेयर्स रहे हैं, जो खिलाड़ी रहे हैं, उनको ये देखा गया है कि काफी अगर आपकी कैसी सेटिंग हो जाती है तो आपकी लग गई जॉब, लेकिन बच्चा जो है उसके बाद ऐसे ही घूमता रहता है सर, एफर्टलेस हो जाता देखो है वो। हाँ देखो, एक तो है कि ये मैं कहूंगा कि एक तो ठीक है, मैं मेरा इसमें मेरा यही राय, सब मेरा रही ओपिनियन, मेरा यही राय है कि मैं जो खेलता है, आपने बताया कि जो मिलने के बाद मायूस क्यों होता है, नंबर वन। एक तो मायूस इस तरह के होता है कि बिकॉज जनरली सरकारी नौकरी मिलने के बाद में जनरली जो है ना, समवेयर और अदर वो जो जोश, वो जो क्या बोलता है ना, वो जो करने का कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें मेरा यही सुझाव रहेगा कि आई थिंक अभी जो हम जो स्पोर्ट्स का जो एनकरेजमेंट दे रहा है और बढ़ावा देना चाहिए। कैसे? नंबर वन, जैसा साई है हर जगह हिंदुस्तान में, हर कोने कोने पे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सब कुछ स्टेडियम सारा खुला हुआ है, और इसको आप जो स्टेडियम खोला हुआ है तो जो मेडल जीता है उसको नॉट ओनली बीच बीच में उनको एंगेज रखना है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो एनकरेजमेंट हो, चाहे वो डिसीजन बोर्ड में मेकिंग में हो, चाहे वो सरकारी स्पोर्ट पॉलिसी मेकिंग में हो, बिकॉज उन्होंने मेडल जीत के उनको पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो उनको उनका जो एक्सपीरियंस को हम सरकार, समाज, स्पोर्ट्स फेडरेशन उनको यूटिलाइज करना है, नंबर वन। नंबर टू, इनको बीच बीच में हम जैसा हमारा ओकेजन होता है स्पोर्ट्स में, उनको भी जज के लिए, इसके लिए, उसके लिए एंगेज करके रखना है। नंबर चार, उनको जो जैसा कहते हैं ना, रिकॉग्निशन एक बार दे देने के बाद में हम नहीं भूलना, वो हमारा भूल देश जाते का हैं सर। हाँ, काफी एग्जाम्पल ऐसे हैं हमारे सर। इसलिए ये बात बिल्कुल सही बोला समाज। इसलिए दुख की बात है कि क्रिकेट को लेके मेरा निजी ओपिनियन है कि मैं तो देखता भी नहीं हूँ, मैं बोलते ये तो बेकार का समय गवा देता है, मेरा ये मानना है। मैं तो क्रिकेट जानता भी नहीं हूँ, देखता भी नहीं हूँ। तो जो बाकी स्पोर्ट्स है, यस, जो अटेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार अभी तो बहुत प्ले स्कीम, प्ले विन करके पूरा का पूरा इतना पैसा से अवार्ड भी कर दिया। आई थिंक वी आर एक नए जोश, एक नई हवा अभी जो ना स्पोर्ट्स पॉलिसी में लेके आया। मुझे पूरा उम्मीद है इससे अपना खिलाड़ी को जोश में मिलेगा। लेकिन हाँ, ये एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि अभी जिस टीम में खेलने वाला हूँ, स्पोर्ट स्टेडियम को और थोड़ा हम इसको खुला कर देना है लोगों को, ताकि उसका फीस जितना भी है ना, जो मेंबरशिप फी उसको बहुत मिनिमम कम करके, और मेडल जीतने वालों को तो मालूम है उनके लिए तो बहुत फैसिलिटी है, उनको भी माने उस फेडरेशन में, उस क्लब में, मतलब उसको मैनेजिंग कमेटी बना के, ताकि हम इसको उसी को फुल्ली यूटिलाइज करें, चाहे कोई भी स्टेडियम हो, चाहे कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी हो। दूसरा, उनको हम ज्यादा, मेरा ये निजी पर्सनल ओपिनियन है, इनको ज्यादा स्कूल में, कॉलेज में, बाकी इंस्टीट्यूशन में उनको भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए उनको बीच बीच में एंगेज करके रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम सरकारी और तो जॉब तो है ही है, जैसा अभी देखो मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, लेकिन फिर भी मैं समाज करता हूँ, डेड बॉडी को बारी करता हूँ, राशन देता। इस पैंडेमिक में भी हमने लाखों से ज्यादा हम लोग राशन देकर के किया। तो मेरा कहने का मतलब इससे मायूसी वाला बात नहीं है। आप लोग स्पोर्ट्स जितना भी मेडल जीता है जो देख रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग मिल करके उस आपका जिला का, आपका जितना स्टेट का स्पोर्ट गवर्निंग बॉडी है, उनसे मिलो, उनसे बात करो। जैसा हम अभी मैं देखो आपको बताते हुए मुझे गौरव महसूस होता है कि मैं अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल बैडमिंटन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जितना भी पुराना खिलाड़ी को भी हम लोग बुला करके उससे अभी तो आइडिया ले रहा है कि उसको हम कैसे इसको आइडिया बैडमिंटन को प्रमोट करें, और ये जो जितना अच्छा खिलाड़ी को कैसे उनको हम यूटिलाइज करें, कैसे उनको एंगेज रखें, कैसे उनको रिकॉग्नाइज दें। तो मेरा मानना है कि आप अगर चुप कहीं किसी कोना पे रह करके चुप चुप के रोते रहेगा तो कोई पता नहीं चलेगा। माँ बच्चा को भी तो रोना पड़ता है। हाँ, रोना है विथ इन डेमोक्रेटिक मीन, रोना है, आपको जहां जहां हो रहा है उसके साथ जाके मिलना है, बात करना है, और जो आपका जैसे और भी लोग होगा मिल करके फेडरेशन से बात करो, स्टेट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट से बात करो, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से बात करो, मिलो। हम जैसे लोग भी बहुत मोस्ट वेलकम करते हैं, और ऐसे आप स्पोर्ट्स वालों को तो हम पुलिस और बाकी पैरा मिलिट्री में तो पूरा का पूरा एनकरेजमेंट तो दे ही रहा है। तो इसमें निराश होना नहीं है, हमें पॉजिटिव वे से लेना है। प्रॉब्लम है
आगे भी रहेगा, लेकिन आप करते हैं, अगर आप उसको सिर्फ दूसरा ही ठीक करेगा बोले तो नहीं होगा। अगर आपको दर्द है तो आप भी आना पड़ेगा ही पड़ेगा। और सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान में देखा गया है कि क्रिकेट को धर्म की तरह देखा जाता है और क्रिकेट की अलग ही लीग है, वो एक इस तरीके से कमर्शलाइज कर दिया है कि अदर स्पोर्ट्स जो भी हैं वो पीछे छूट गए हैं। तो इसके बारे में मतलब ठीक है आपको पसंद है, आप क्रिकेट देखिए, लेकिन क्रिकेट को ही इतना कमर्शलाइजेशन इतना आ गया है कि एक प्लेयर को 10-10 करोड़ रुपए मिल रहा है और अदर जो प्लेयर है, अदर किसी जैसे बैडमिंटन है या जो, चलो बैडमिंटन में भी अगर आप हायर एंड पे निकल जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आप पहुंच जाते हैं, तब आपको एक रीच है, लेकिन जो नेशनल लेवल पर है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, उनको क्या है सर? तो मेरा यही जानना है एज अ स्पोर्ट्समैन आपसे कि अदर स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्रिकेट को एक तरफ रखते हुए? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, हमारा आई थिंक सर हम अंग्रेजी का इन्फ्लुएंस आज भी बहुत ज्यादा हो गया कि अब क्रिकेट को ही ज्यादातर में नेशनल गेम की तरह, दो हॉकी नेशनल गेम है, लेकिन उसी तरह से हमारा इसमें दिमाग में घुस गया कि क्रिकेट ही क्रिकेट। बाकी को भी अभी तो सरकार तो बहुत इनिशिएटिव लिया हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि बाकी को भी इंडस्ट्रियल हाउस स्पॉन्सरशिप, जितना बैडमिंटन हो, खो खो हो, हॉकी हो, जो बॉक्सिंग हो, जो भी, उसको भी करना चाहिए। और इसके लिए अब यूथ सिक वो होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जब तक हम जब धीरे धीरे करके सब लोग स्पोर्ट फेडरेशन लोग, अगर आप हम अपना काबिलियत दिखा के, मेरा तो यही कहना है सिर्फ आप मांगने से नहीं होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल ओलंपिक में अभी देखो, हमारा अभी दुनिया में बैडमिंटन का अच्छा नाम आ गया है। बैडमिंटन का वी आर वन ऑफ द लीडिंग राइजिंग स्पोर्ट्स, यू नो। तो अपना जो भी स्पोर्ट्स है, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर हो, चाहे बॉक्सिंग हो, जैसे मेरी कॉम जैसा, साइन करके दिखा के जीत के फिर हम सरकार को, अपना रिप्रेजेंटेटिव को, पॉलिसी मेकर को, इवन इंडस्ट्रियल हाउस को समवेयर और अगर हम लॉबी करना चाहिए, ताकि ये जो है ना सिर्फ क्रिकेट में ज्यादा जा रहा है उनसे भी, मैं नहीं करेंगे उसको मत दो, बाकी के स्पोर्ट्स के लिए भी आए। इसके सिवा और तो सर इसमें कोई चारा नहीं दिख रहा है। कोई शक व शुबा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती, साई अच्छा कर रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी अच्छा, उनकी मंशा है कि ग्राउंड लेवल तक चीजें पहुंचे, पर हकीकत में देखें आप डिस्ट्रिक्ट के ग्राउंड्स देख लीजिए, हर जगह वो सुविधा अवेलेबल नहीं है सर। वो बीच में जो ये वहां से जो रिलीज होता है उसके ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है, वो उस टाइम पीरियड में ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। वो रियलिटी और बोलने की बात अलग होती है सर। आपने खुद विजिट करा होगा सर काफी ग्राउंड्स में। बिल्कुल, मैं इस बात को मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। जैसा मैंने भी अपना जिले में जब भी जहां भी जाता हूँ, मैं बैडमिंटन हॉल को देखता हूँ और मॉर्निंग में जॉगिंग करने के लिए जो स्टेज में देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम इसमें वो कल्चर में भी डिपेंड करता है। सरकार पैसा तो देते हैं, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का उसका रोल है, डिस्ट्रिक्ट एमएलए का रोल है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन का रोल है, डिस्ट्रिक्ट मीडिया का रोल है, और आप जैसे जो स्पोर्ट्स मीडिया का रोल है कि जब तक आप इसको आवाज नहीं उठाएगा, अप्रोप्रिएट फोरम पे नहीं ले आएगा, सिर्फ बाबुओं को छोड़ देगा या सिर्फ जो लागू करने वालों को छोड़ देगा, तो ये तो होते रहेगा। सरकार तो पैसा दे रहा है, पूरा का पूरा कर तो रहा है, पूरा का पूरा कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग जागरूकता होना है, ऐसे नागरिक, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आपका स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट के लिए किया है तो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन, खिलाड़ी, मीडिया वहां में, ताकि एक प्रेशर बने रहे, पॉजिटिव प्रेशर कि हाँ लागू होना है, समय पे लागू होना है, उनको रिकॉग्निशन देना है। तो इतना जो अभी जो सोचता है ना, मैं इतना तो बुरा नहीं समझता हूँ। अभी तो जमाना बदल गया है, अभी बहुत कुछ एम्फसाइज किया जा रहा है। क्योंकि अभी देखो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप नहीं मानेंगे, ये एक एबीजी का बेटी बोल के नहीं, मैंने मेरी बेटी के लिए, उन्होंने कहीं किसी से भी बात भी नहीं किया, अपना आप सेलेक्ट करके स्कॉलरशिप आया, कॉल आया मेरे घर पे, बेटी को इतना तुम्हारा अचीवमेंट हुआ है, इसलिए हम उसको साल में 2 लाख इतना पैसा दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब अभी मुझे लगता है बिल्कुल अभी धीरे धीरे बदल रहा है। और अभी जो मैंने कहा, जो खिलाड़ी फेडरेशन, वी ऑल हैव टू बी एक्टिव, लॉबी करना है, और जो स्पोर्ट्स के साथ में मिल करके, अपना रिप्रेजेंटेटिव के साथ में मिल करके जिसके मकसद से किया जा रहा है उसको प्रोत्साहन देना है, एनकरेजमेंट करना है और साथ देना है, ताकि जो भी हमारे लिए स्पोर्ट्स के लिए आता है वो सही ग्राउंड तक पहुंचे। सर पॉजिटिव वाइब्रेशन की आपने बात बोली, और
काफी कुछ शेयर आपने किया, लेकिन एक मैसेज आपकी तरफ से कन्वे हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 का ये जो काल का दौर चल रहा है, जिससे देश ही नहीं पूरी दुनिया में बुरा हाल है। और क्योंकि आप एक लेजेंड हैं, आप एक हीरो हैं, उन सब के लिए जो छोटे जगह से निकल करके अपने सपने सजोते हैं, तो सर कुछ मैसेज कन्वे करना चाहे कोविड-19 के इस दौर में कैसे अपने आप को सेव, यूं तो सरकारी प्रोटोकॉल भी जारी है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है, लेकिन आप जैसे लोग जो एक हीरो हैं सर, जो लेजेंड हैं, तो आपको सुनकर लोग काफी प्रभावित होंगे और अपना एक स्टेप फॉरवर्ड करेंगे कि हाँ, सर ने बोला है तो मुझे करना जरूरी है। क्योंकि अभी भी काफी लोग उसको कोरोना को इतना इजिली ले रहे हैं कि बिना मास्क के फील्ड में जा रहे हैं, और बिना जो एसेंशियल वर्क भी नहीं है उसके बावजूद वो इजिली बाहर जा रहे हैं। जी सर। शिवाम, मैं एक तो यही कहूँ, सब देखने वालों को यही मैं कहूंगा कि देखो, कोविड आ गया तो आ गया, और आपको पता है, आपको मालूम है, सबको मालूम है, इसका इलाज दो है। आप अपना आप को संभालो। अपना आप को संभालने के लिए क्या है, हमारा प्रधानमंत्री भी बार बार आपको अपील किया है, सोशल डिस्टेंस। अगर एक तो है, आप दूरी रहना है, वो आपका सिर्फ हित में नहीं है, बल्कि आपका परिवार के हित में, समाज के हित में, देश के हित में। तो कुछ भी करो, मैं तो हर समय में बोलता, अभी भी जब मैं ऑफिस में जाता हूँ, जब अभी कहीं मुझे लगता है तो मैं चिल्लाता हूँ, अरे सोशल डिस्टेंस। तो आप सिर्फ अपना से मेंटेन नहीं करना है, आपका पड़ोसों में, आपका नेबर में, आप जहां भी जा रहा नहीं होता है तो लोगों को याद दिला, भाई साहब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। दूसरा, ये जो मास्क लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी बताया कि इसी से ज्यादा फैलता है। तीसरा, जिंदगी अभी खत्म नहीं होगा, कुछ दिन के लिए आप सोशल इधर उधर मत जाओ। अगर किसी का जन्मदिन भी है तो थोड़ी ना हुआ अगला साल नहीं आएगा, कहीं भी अगर फंक्शन होता है, चाहे कुछ भी हो, अभी इसको टाल दो। और सरकार ने आपको जो भी गाइडलाइन दिया है, अगर किसी को कोविड हो भी गया है तो कोई बात नहीं, रिकवरी रेट तो हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट है ना, रिकवरी रेट तो बहुत अच्छा है ना। तो इसीलिए आप जो भी आपको जो गाइडलाइन दिया गया है, जो आयुष मंत्रालय ने, हम भी खा रहे हैं योगा का जो है ना, वो जो है ना, वो हम भी खा रहे हैं, काढ़ा हो रहा है, जो भी हम भी खा रहे हैं। और दूसरा कि आप जहां भी हो निराश नहीं होइएगा, अपना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कूदो, खेलो, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर में भी आप जो है ना एक तकिया लगा करके उसमें भी तो पूरा पसीना निकाल सकते हैं। आप इम्यूनिटी बढ़ाओ, और आप पॉजिटिव रह करके इसको आप एक बीमार के तौर पे मत देखो कि एक चैलेंजेस है। ये आपको, अगर आप सही तरीके से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेगा, मास्क पहनेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, और बेकार कि आप इधर क्या कहते हैं ना, वो लोगों को फंक्शन में नहीं जाएगा, तो आपको नहीं होगा। अगर हो भी जाता तो कोई बात नहीं, आप डॉक्टर जो एडवाइस करता है, सरकार ने जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको 100% पालन करो, तो आपको कुछ नहीं होगा। मेरा विश्वास है ये भी गुजर जाएंगे, ये भी गुजर जाएंगे। हिम्मत रखो। ये तो क्या है, बहुत ही हमने मुश्किलें झेला है इंसान ने, दुनिया में, देश ने। एक छोटा सा मिसाल है, कोई इसमें निराश होने की बात नहीं है। खुश रहो, भगवान का शुक्रिया अदा करो, आप कम से कम जिंदा तो है। और जो कुछ है, मैंने जैसा तुम्हें आखिर में कहूंगा, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपना शरीर को ध्यान रखना है। वो आप सिर्फ खाते रहने से नहीं होगा, सिर्फ सोते रहने से नहीं होगा, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। इस मशीन को ठीक ठाक करने, पुर्जा रहने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। वो होगा योगा, एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। शिवम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, और जरूर ये दर्शाता भी है कि हर रात के बाद हर काली रात के बाद एक सुबह आती है, और निश्चित रूप से वो सुबह भी आएगी। हम इस कोरोना की जंग से भी लड़ेंगे, लेकिन जैसे कि आपने कहा, अपने आप को फिट रखना है, घर में रखना है जरूरी, अगर बहुत जरूरी है तभी बाहर जाएं, वरना घर में ही आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपनी जर्नी के बारे में बात करी, अपने लाइफ स्टोरी के बारे में बताया, और जिससे कि लोग, और खेल जंक्शन का ये मकसद भी है, वो आपको देखें, और आपको देख करके मोटिवेशन लेवल उनका बढ़े, अपने आप को इंस्पायर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी ऐसे स्पेशल गेस्ट के साथ आप
आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। सर। थैंक यू। जय हिंद।